हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का डिफरेंस को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और इंटरव्यू और वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि किस एप्लीकेशन में प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, किस एप्लीकेशन में कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारे टॉपिक को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोसेसर जो है वो बहुत ही डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, हमने प्रोसेसर में समझा था कि जब भी हमें प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ता है तो हमें प्रोसेसर के साथ एक एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करना पड़ता है। ठीक है, वो मेमोरी इंटरफेस क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी आपको जो प्रोसेसर क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम। तो आपके जो प्रोग्राम और डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम प्लस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी को इंटरफेस करना पड़ता था प्रोसेसर के साथ। और मेमोरी आपकी कैसी रहती थी? वो मेमोरी आपकी रहती थी एक्सटर्नल मेमोरी रहती थी। प्रोसेसर के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं रहती। दो तरह की जो मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, आपको एक्सटर्नली इंटरफेस करना पड़ता था, रैम प्लस रोम। ओके, तो ये दोनों मेमोरी आप अलग से उसको लगा देते थे। और इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमने जो देखा था वो 8085 था, और माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जांपल होता है 8051। एक बहुत ही कॉमन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, ये भी आपका 8 बिट प्रोसेसर है। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि जो प्रोसेसर प्लस मेमोरी प्लस इनपुट आउटपुट पोर्ट से रिलेटेड जो आईसी रहती है वो सारी इंटीग्रेटेड ऑन द सिंगल चिप। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड इन द चिप। हमने प्रोसेसर की एक चिप देखी थी, ठीक है, 8085 की। आपको ये 40 पिन की आईसी थी। ठीक है, इस 40 पिन की आईसी में अलग से आपने मेमोरी लगाई थी, यहाँ पे अलग से आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाया था। मतलब इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं, बफर्स होते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे आईसी लगाई थी। आपने अलग से इंटरप्ट कंट्रोलर लगाए थे, अलग से टाइमर एंड काउंटर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके जो पेरिफेरल्स आईसी होते हैं 8085 के साथ आपको अलग से इसको सबको इंटरफेस करना पड़ता है, सब इसका यहाँ पे कनेक्शन रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें ये सारे जो आपके हैं, सारे जो पेरिफेरल्स हैं, ये एक चिप के अंदर रहते हैं, सिंगल चिप के अंदर ही रहेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो ओवरऑल सिस्टम जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो सिस्टम बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि ये है आपका 8051 का, आप मान लीजिए ये सिंगल चिप है यहाँ पर। ठीक है, ये सिंगल चिप ऑफ 8051 है। ठीक है, उस चिप के अंदर ही आपका यहाँ पे अभी जो हमने देखा था कि प्रोसेसर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अलग से ये EEPROM का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक तरह की फ्लैश मेमोरी इसको जो बोला जाता है, जिसमें आप माइक्रो कंट्रोलर के कोड को बर्न करते हो, वो EEPROM ही रहता है। ठीक है, और भी उसमें मेमोरी रहती है, रैम होती है जो डेटा स्टोर करने के लिए होती है, और रोम होती हैं कुछ जो परमानेंट आपके जो डेटाज होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जाता, उसके स्टोर करने के लिए आपकी ये मेमोरी रहती है। ये सारी मेमोरीज इनबिल्ट रहती हैं। ठीक है, इनबिल्ट इनसाइड द प्रोसेसर, इनबिल्ट इनसाइड द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर के अंदर ये इनबिल्ट रहती है। टाइमर की जो हमने 8085 में अलग से हम टाइमर की आईसी लगाते हैं, वो भी ऑलरेडी 8085 में टाइमर की आईसी इसी के अंदर इनबिल्ट रहती है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स के लिए हमने बफर लगाया रहता है, वो भी इसके अंदर ऑलरेडी रहते हैं। सीरियल इंटरफेस के लिए जो आईसी रहती है, ये सारे प्रोविज़न जो होते हैं वो कंट्रोलर की आईसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेसर जो रहता है उसमें आपको अलग से सारी डिवाइसेस को इंटरफेस करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल कि आपको जैसे इनपुट आउटपुट को इंटरफेस करना है। तो ये आपका जो एग्जांपल है 8085 का है, ये आपका प्रोसेसर का एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर है और ये आपका क्या है 8051, ये आपका एक कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, आपका प्रोसेसर को आपको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस, या यहाँ पे इनपुट का एग्जांपल है, इनपुट से इंटरफेस करना है, तो वो डेटा बस के थ्रू जो इंटरफेस होगा। ठीक है, ये आपकी 8085 की डेटा बस है। यहाँ पे आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये आपका जो कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल ये आईसी है। ठीक है, ये आपकी जो बफर जो होती है, ट्राई स्टेट बफर आईसी है आपकी, ये आपको बफर लगाना पड़ता है इन दोनों डेटा बस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच। यहाँ से डेटा आपका, जब बफर आपका ये ऑन रहेगा, ये इनेबल रहेगा, तब डेटा बस पे आपका बफर चला जाएगा, फिर यहाँ से वो डेटा आपका प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा। ठीक है,
और इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो आपकी जो पोर्ट एड्रेस होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे एक डिकोडर के थ्रू आपके वेरियस जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि IO-M बार एक कंट्रोल सिग्नल था, ठीक है, और रीड बार, राइट बार, ये सारे कंट्रोल सिग्नल मिलके दैट पर्टिकुलर एक किसी जो बफर होता है उसको वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर लगानी होंगी तो इस तरह की कई आईसी लगी होंगी। एट अ टाइम आपको एक पर्टिकुलर आईसी को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो डेटा बस पे एक समय में एक ही डेटा आ सकता है, ठीक है। तो उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे पोर्ट एड्रेस जो होता है वो जो आपकी A0 से लेके A16 आपकी जो बसेस होती हैं उस पर पोर्ट एड्रेस के कॉम्बिनेशन आते हैं, तब ये सेलेक्ट होता है। इस तरह से आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 8051 में देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो P0 से लेके P7 P0.7 तक, ठीक है, ये पोर्ट्स हैं, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक पोर्ट हो गया, ये P2.7 से P2.0 तक ये आपका पोर्ट सेकेंड है, ये P2 पोर्ट है, P1 पोर्ट है, और ये एक और पोर्ट है, ये आपका P1 पोर्ट है, ठीक है, ये P0 पोर्ट है। तो आपके 3 8-बिट पोर्ट हैं। इसी तरह से एक यहाँ पे आप ये देख सकते हो P3 भी है, फोर्थ पोर्ट आपके हैं। तो ये सारे पोर्ट्स दिए गए हैं कि इससे आप अपने इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो 8-बिट के। इसमें आपको अलग से कोई बफर या ये इन सब चीज़ की जो अलग से कोई आईसी नहीं लगानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से जो भी डेटा आएगा डायरेक्टली आपके 8051 के रजिस्टर्स में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है आपको। जो अगर प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनाओगे तो आपको बहुत सारे अदर आईसीज और कनेक्शन इंटरफेस के बारे में देखना पड़ेगा, बट 8085 में आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि रैम और रोम जो होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, ठीक है, बट वो प्रोसेसर के अंदर नहीं रहता। प्रोसेसर में आपको एक्सटर्नली इंटरफेस करना पड़ता है। ये आपका फॉर एग्जांपल 8085 में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिप के अंदर ही जो चिप होती है, चिप के अंदर ही मेमोरी रहती है। और यहाँ पे एक मेमोरी भी 2 तरीके की होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, डेटा मेमोरी होती है, ठीक। तो प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होते हैं और डेटा मेमोरी में जो भी डेटा एक्सेस होते हैं वो वाला डेटा, दोनों अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे है कि जो मेमोरीज़ है वो आपकी इंटरनली है, चिप के अंदर ही आपकी मेमोरी को उसको डिज़ाइन कर दिया गया, फैब्रिकेट कर दिया गया, आपको एक्सटर्नली नहीं लगाना है। तो बाकी इन सब रीजंस की वजह से, क्योंकि सारे चीज़ उस आईसी के अंदर ही रहते हैं, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है वो सिस्टम आपका काफ़ी कॉम्पैक्ट बन जाता है। आपको अलग से कुछ लगाना पड़ता नहीं है, इसलिए आपका जो सिस्टम ओवरऑल सिस्टम बनेगा कॉम्पैक्ट बन जाएगा। और इसमें अलग से आपको आईसी परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, आईसी इंटरफेस नहीं करनी पड़ती है। तो इस वजह से आपका जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाता है। आपका जो ओवरऑल सिस्टम की जो कॉस्ट होती है, आपने एक आईसी बस खरीद ली है, फिर उसमें प्रोग्रामिंग करके आपने प्रोग्राम को डाल दिया है, फिर आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट कर दी गई है, तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क करने लगा है। इसलिए ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट कम हो जाती है। सिंस एक्सटर्नल जो डिवाइसेस हैं वो आपकी थोड़ा सा कम लगी हुई है, इसलिए पावर कंजम्पशन जो है वो भी आपका कम हो जाता है। ओके, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि माइक्रो कंट्रोलर में बहुत जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में मोर रहते हैं, ठीक है। ये क्यों रहता है? क्योंकि हम जनरली माइक्रो कंट्रोलर को उसमें प्रोग्राम बन करके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर ईजियर प्रोग्रामिंग उसमें माइक्रो रजिस्टर्स को ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ईजी हो जाती है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स। और प्रोसेसर में रजिस्टर्स इतने ज़्यादा नहीं रहते, इसलिए हमें बार बार जो मेमोरी एक्सेस के ऑपरेशन होते हैं, जो प्रोसेसर में आपको मेमोरी एक्सेस से रिलेटेड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रजिस्टर नहीं रहते, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर आप देखे होंगे कि A, B, C, D, E, H, L, बस यही है, इतने रजिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें बार बार जो मेमोरी से डेटा, मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ता है। लेकिन आपके माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो डेटा आते हैं, डायरेक्टली लार्ज नंबर ऑफ डेटा उसमें स्टोर हो सकते हैं। इसलिए प्रोग्रामिंग इसकी थोड़ा सा ईजी हो जाती है माइक्रो कंट्रोलर की। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं।
माइक्रो कंट्रोलर के जो एप्लीकेशन होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो बनाया जाता है वो फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आपका जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है वो जनरल पर्पस डिवाइस आपकी है। ये आपको टर्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रो प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस डिवाइस, वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर इज अ एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिवाइस, ठीक है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिवाइस का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें आपका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा। उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है, कि जैसे कि 15 सेकंड बाद इसकी स्पीड, जो मोटर की स्पीड को तेज़ कर देना है, फिर नेक्स्ट 20 सेकंड बाद स्पीड को स्लो कर देना है, फिर मोटर को रोक देना है, सोकिंग पे चला जाना है, फिर कुछ डिस्प्ले यहाँ पे शो कर देना है, टाइमर या बजर बजाना है, कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। तो ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर को डिज़ाइन किया जाता है। एक बार इसमें प्रोग्रामिंग आपने फीड कर दी, सिस्टम को इंटीग्रेट करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक होगी। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन में भी है, आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो आपने फीड कर दिया कि टेम्परेचर अलग अलग तरीके से किस टाइम पे क्या टेम्परेचर फीड करना है, क्या डिस्प्ले होना है, क्या बजर बजनी है, अलार्म बजनी है, ये सब ऑलरेडी जो आप प्रोग्राम के थ्रू अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम फीड कर दिया और इसमें लगा दिया कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक के लिए बनाया गया है, ठीक। इसी तरह से डिजिटल कैमरा, माइक्रोवेव ओवन, कैलकुलेटर, टॉयज इस तरह में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशन देखें, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जैसे आपका लैपटॉप ले लिया गया है फॉर एग्जांपल, लैपटॉप एक जनरल पर्पस डिवाइस है, आप इससे वेरियस वर्क कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं है ना लैपटॉप से आप काफ़ी काम कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए होता है, एक जनरल पर्पस डिवाइस है आप, इसलिए ये इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, इसीलिए स्मार्टफोन भी आपकी जनरल पर्पस डिवाइस, स्मार्टफोन में भी प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके एप्लीकेशन है। मेन इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस डिवाइस है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। आप ये वॉशिंग मशीन बेस सिस्टम जो है वो भी आप प्रोसेसर के थ्रू बना सकते हो, बट आपका सिस्टम जो है काफ़ी, जो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल मेमोरी लग जाएंगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लग जाएंगे, टाइमर, आईसी लग जाएगी, ठीक है। तो आपका सिस्टम कॉम्पैक्ट नहीं रह जाएगा, आपका सिस्टम थोड़ा बल्की हो जाएगा। लेकिन आप उससे आप चाहें तो वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, उसी सेम सिस्टम से आप ये माइक्रोवेव ओवन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, टॉयज उसी एक सिस्टम से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जनरल पर्पस डिवाइस है, जनरल यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप हर तरह के यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अब वो जनरल पर्पस डिवाइस है, तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा आईसीज और कंपोनेंट्स लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोलर है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, तो आपका जो सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम जो आपका बनेगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं।